के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसरो स्पेस एजेंसी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस स्पेस एजेंसी में से एक इसरो। इन्होंने ऐसे ही अपने आप को प्रेस्टिजियस स्पेस एजेंसी में शामिल नहीं किया है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक लंबा इतिहास है जो आपको जानना पड़ेगा। कैसे एक स्पेस एजेंसी साइकिल से खुद को मंगल तक पहुंचा दिया, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप लोग नॉर्मली इस वीडियो को ओपन करके देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना कुछ टाइम निकाल करके इस वीडियो को दीजिए, क्योंकि आप इससे इतना इम्पॉर्टेंट जो स्पेस के बारे में नॉलेज है, अपने देश के सबसे प्रेस्टिजियस एजेंसी जो कि इसरो है, उसके बारे में आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम इस ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं। इससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूटन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे संडे स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लेकर आते हैं स्पेस और दुनिया भर की जितने भी साइंस है उसके बारे में डिटेल नॉलेज, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताएं, सबसे पहले इसके संघर्ष की कहानी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप संघर्ष की कहानी नहीं जानोगे, इसकी उपलब्धियों का सही अंदाज़ा लगा पाना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके संघर्ष की कहानी जानते हैं। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब हम लोगों के पास भूखमरी एक विकराल समस्या थी, जो कि बहुत बड़ी समस्या इस कारण से बन रही थी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिससे रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत थी। तभी हमारे साथ बहुत से मेजर इवेंट हुए, उसमें से 2 सबसे प्रमुख थे। 1962 का इंडो चाइना वार और उसके तुरंत बाद 1965 का इंडो पाक वार। इस युद्ध ने हमें एक बात तो बता दिया कि हम सेफ नहीं हैं। हम अपने पड़ोसियों से अगर इस तरह से 2 युद्ध लड़ चुके हैं, बहुत से युद्ध लड़ चुके हैं, तो हम सेफ नहीं हैं। उसी समय हमारे सामने 2 सुपर हीरोज हमारे सामने आए। एक का नाम था होमी जहांगीर भाभा और दूसरे का नाम था विक्रम साराभाई। इन दोनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें अपने कंट्री को ना चाहते हुए भी किसी भी रूप में साइंस के क्षेत्र में आगे ले जाकर इन्हें एक न्यूक्लियर पावर बनाना होगा और स्पेस फील्ड में हमें आगे बढ़ना होगा, जिसका विरोध कुछ लोगों ने बहुत हद तक किया। उनका मत था कि अभी पहले हम भारत में गरीबी से निपट लेते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, जब गांव तक हमारी कुछ गरीबी खत्म हो जाएगी फिर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस स्पेस प्रोग्राम में और न्यूक्लियर फील्ड में। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही विजनरी लीडर थे। उन्होंने इसे बंद नहीं किया, बल्कि होमी जहांगीर भाभा और साराभाई को उन लोगों को कन्विंस करने को कहा, समझाने को कहा, जो लोग भी इनका विरोध कर रहे थे, और होमी जहांगीर भाभा और साराभाई इस काम में लग गए। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, पहले हम अपने दोनों सुपर हीरोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हाँ, तो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई दोनों इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की, या आप इत्तिफाक ही कहिए, दोनों ने एक ही जगह से एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और भारत आए और सीवी रमन के गाइडलाइन में काम को चालू किया, ठीक है। अब भाभा जी ने एकदम अड़ गए नेहरू जी के सामने कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी रूप में चालू करना है। अब नेहरू जी उनके सामने ये जब इतना अड़ गए तो वो भी क्या हो गए, झुक गए। उन्होंने बोला कि ये सही भी है, क्योंकि जब 2 हमारे पड़ोसी मुल्क इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एटम बम रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका प्रभाव उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने कैसे 1 सेकेंड में सरेंडर करवा दिया था, कैसे वहाँ जापान को। उन्होंने इन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए होमी जहांगीर भाभा को क्या किया, मंजूरी दे दी। अब यहाँ मुश्किलें विक्रम साराभाई के लिए ज़्यादा थी, क्योंकि इसके स्पेस मिशन में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था और कुछ लोग मान नहीं रहे थे। तब इन्होंने क्या किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ़ायदे बताने चालू किए। उन्होंने बताया कि अगर हम स्पेस पे पैसा लगाते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को ही होगा और गरीबों को ही रहेगा। सबने पूछा कैसे भाई? उन्होंने बोला मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, जिनसे उनके खेती में मदद मिलेगी। भारी बारिश से पहले हम उनको जानकारी दे देंगे। टीवी सैटेलाइट्स की मदद से हम क्या करेंगे, खेती की उद्यतम पत्ती सिखाएंगे। फिर भी लोगों ने क्या किया, विक्रम साराभाई से कुछ समय लिया कि मुझे कुछ समय दीजिए ताकि हम इस पर सोच के विचार कर अच्छे से आपसे बात करें। लेकिन इसी समय क्या हुआ, 1957 में रूस ने यानी सोवियत संघ ने स्पुतनिक नामक एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। अब तो बस क्या था, विक्रम साराभाई जिद पकड़ कर बैठ गए नेहरू जी के सामने, एक छोटे बच्चे की तरह, हमें खोलना है, हमें स्पेस एजेंसी खोलना है। अब नेहरू जी ने भी क्या किया, चलो भाई, उन्होंने भी क्या किया, 1962 में द नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, इन्होंने इन कॉस्पर का निर्माण कर दिया, जिनके चेयरमैन विक्रम साराभाई बने, ठीक है। अब
इसके एक साल बाद केरला के तिरुवनंतपुरम के तुम्बा स्थित चर्च में, देखिए चर्च की बिल्डिंग पर कोई चीज़ तैयार नहीं हुआ था, जो था उसी को हम लोग काम कर रहे थे। चर्च की बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्च पैड बना डाला हम लोगों ने, और पहला रॉकेट आर्यभट्ट जो पूरी तरह से इंडिया में बना था, जिनका वजन 30 केजी था, जिसे एक फेमस पिक्चर, जिसे कि हम इसके पार्ट्स को साइकिल पर ट्रांसपोर्टेशन में के लिए ले जा रहे हैं, देख सकते हो आप इस पिक्चर को, ठीक है। रूस और फ्रांस की मदद से हमने इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। लेकिन ये क्या थी कि बहुत ज़्यादा दूर तक, मतलब कि अर्थ के ऑर्बिट में जाकर स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं थी। लेकिन हम लोग चेक कर रहे थे कि जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, और फिर हमने क्या किया, 400 केजी के रोहिणी को अर्थ के ऑर्बिट से सक्सेसफुली हमने लॉन्च करवा दिया। फिर हमने एप्पल प्रोग्राम को लॉन्च करवाया। आप देख सकते हो कि जो बैलगाड़ी है वो एप्पल के सैटेलाइट्स को ले जा रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हम लोग किस तरह की सिचुएशन से हम लोग आगे आए हैं। तो फिर हम लोग इसके बाद इसरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो मंगल तक जा पहुंचा। लेकिन जब 1969 की बात आती है तो इन कॉस्पर को बदल करके इसरो कर दिया गया। पहले नाम था इन कॉस्पर, अब बदल कर हो गया वो इसरो। पर इसे इंडिया का दुर्भाग्य ही कहिए कि हमने अपने सुपर हीरोज को, साइंटिस्ट वगैरह को उनके पीक पॉइंट पे खो दिया हम लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझिए, आपको बहुत कुछ नजर आएगा। होमी जहांगीर भाभा इतने इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पीओ में, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का जो होता है वहाँ उन्होंने सबमिट करवाया। किसी ने उसको लीक कर दिया, और जिससे ठीक 20 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को अमेरिका से लौटते वक्त उनका प्लेन क्रैश कर गया और वो चल बसे। कोई इंक्वायरी नहीं बैठी उस पर। अब इसी तरह मैं बात करता हूँ 30 दिसंबर 1971 की, विक्रम साराभाई जो अपने रिजॉर्ट पे अचानक सोए उनके चेस्ट स्ट्रोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर सबसे यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों ने उनको रेगुलर चेकअप में कुछ दिन पहले ही सब कुछ नॉर्मल करार दिया था। और सब उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनका मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ जिससे रिपोर्ट आ सके। ये थोड़ा सा हैरान करता है। अब इसको थोड़ा और भी संदर्भ में लेके चलिए, अभी तक ये क्या हो रहा है, हम अपने वैज्ञानिक को प्रोटेक्शन क्यों नहीं सर्वाइव करा पाते हैं। लोकनाथ मलिंगन, ये एक वैज्ञानिक है, लोकनाथ मलिंगन, जो कि सीनियर ऑफिसर थे कहाँ, एटॉमिक पावर प्लांट, जिनकी मृत्यु 2009 में घूमने जो गए थे तो 6 दिन बाद उनकी लाश नदी के किनारे मिली। अब एक बात बताइए, कोई इनकी रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद एम पद्मनाभन, वो भी एक सीनियर साइंटिस्ट थे भाभा रिसर्च सेंटर के, उनकी हत्या 23 फरवरी 2010 को मुंबई में कर दी गई। पुलिस आज तक कातिल को नहीं ढूंढ पाई। उनके बाद 2 बहुत ही यंग साइंटिस्ट थे, के जोश और अभिषेक शर्मा, वो दोनों को पॉइजन देकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया। सोच के देखिए। और ये INS अरिहंता न्यूक्लियर पावर सबमरीन के प्रोजेक्ट में लीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ रहे हो। और ऐसे ही एटॉमिक इंजीनियरिंग के हेड डिपार्टमेंट ने बताया कि 2009 से 2013 मतलब 4 सालों के अंदर हमने कुल 11 साइंटिस्ट खो दिए केवल इसी तरह से। तो आप समझ सकते हो कि हम एक तरफ जो नेता बूढ़े हो जाते हैं उन्हें बेकार, मतलब कि इतनी VIP सुरक्षा देते हैं जिससे कुछ हमको फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको हम लोग एक सिंपल सा भी सिक्योरिटी नहीं दे पाते। खैर, विक्रम साराभाई के मरने के बाद एक और सुपर हीरो, अगर विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस थे, इंडिया के स्पेस एजेंसी के लिए फादर माने जाते हैं, तो एक और आदमी उनकी पूरी पावर मानी जाती है, पूरी शक्ति मानी जाती है, उनका नाम था सतीश धवन। उनके बाद APJ अब्दुल कलाम। इस तीनों ने भाई साहब क्या गजब ढाया, इसरो को उस लेवल पर ले गया जहां पूरा वर्ल्ड देखती रह गई। विक्रम साराभाई, उसके बाद कौन आया, सतीश धवन, उनके बाद APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने इसरो को एकदम मतलब टॉप पॉइंट पे पहुंचा दिया। और इनके 3 मेन प्रोस्पेक्टस थे। पहला, रिमोट सेंसिंग। इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि हमारा जो हर आदमी का ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो इनके भी ऑब्जेक्टिव थे कि हमारे स्पेस एजेंसी को वर्क आखिर किस पे करना है। तो इनके सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव थी उनका नाम था रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है? ये एक ऐसा सेटेलाइट होता है जिससे हम ऐसा तरह का सेटेलाइट है जिसके तहत हम क्या करते हैं, अर्थ के दूर दराज इलाकों पे अपना नज़र रख पाते हैं। किसकी, जैसे कि एग्जांपल इसका GPS है ना, तो ये किसके अंदर आते हैं बउआ, ये आते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर। फिर दूसरा आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम एटमॉस्फेयर के रीडिंग करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में क्या वेदर है, क्या कब बाढ़ आएगा, कब मतलब कि वेदर कितना बारिश कहाँ आएगा, इस पूरे कंडीशन को हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तो 2 पर्सपेक्टिव हो गए। तीसरा होता है टेलीकम्युनिकेशन। अरे भाई, आज की दुनिया में तो भारत ने टेलीकम्युनिकेशन में गर्दा एकदम हिला के रख दिया है पूरा। इंटरनेट के देखिए, आज जितने भी सर्विस सेक्टर है इंडिया ने पूरी दुनिया में धूम मचा के रखा है, ठीक है। तो इनके 3 ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको बता दिया। अब एक मेट्रोलॉजी था और एक
टेलीकम्युनिकेशन था। अब इन सबको लॉन्च करने के लिए क्या थी, हमें सैटेलाइट चाहिए था। आप सोच के देखिए ना, इस सबको जो लॉन्च करते हैं तो जितने भी सैटेलाइट हैं सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक होता है INSAT, मतलब इनसैट जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसका यूज टेलीकम्युनिकेशन में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। फिर आता है IRS, जिसका इंडियन रिमोट सेंसिंग, अभी मैंने आपको बताया, जिसका यूज हम लोग करते हैं मैनेजमेंट नेशनल रिसोर्सेज, मतलब कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज, मतलब कोयला, ये सब, मतलब बहुत सी चीज़ें जिनको हम लोग ध्यान रखते हैं उसको, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो उस लोकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए हम इस सेटेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद GPS, ये सब किसके अंदर आता है, IRS के तहत। अब एक बात बताइए, अभी दो है, मैंने अभी बताया, एक होता है इनसैट, दूसरा होता है IRS, ठीक है। अब कौन से वेदर कंडीशन के लिए किसको चाहिए और डिजास्टर के लिए आपके पास क्या चाहिए, तो दोनों अपने अकॉर्डिंग लॉन्च करवाते हैं। अब एक बात बताइए, जिस तरह से सेटेलाइट है, ठीक है, उस तरह से सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उनके पास व्हीकल भी होने चाहिए। उनको लॉन्च ऐसे तब नहीं उठा के ले जाकर रख दोगे सेटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने के लिए व्हीकल चाहिए। तो आप देखिए इंडिया ने कैसे कैसे अपने व्हीकल में सुधार किया, उसको जरा मैं समझाता हूँ। भारत ने आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केवल 40 kg ले जा सकता था, वो तो पहला था। उसके बाद हम लोगों ने रोहिणी को लाया। अब रोहिणी ने क्या किया, 1980 में सक्सेसफुली ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में ले जाकर अपने सेटेलाइट को लॉन्च करवा दिया। अब 1980 में लॉन्च करवाया और 1983 में दूरदर्शन चालू हो गया। दूरदर्शन आपको याद होगा कि एंटीना लेकर के आप बैठे रहते थे, वो एग्जैक्टली में आप सेटेलाइट से उसका कनेक्शन मिलाते थे, ठीक है ना। तो 1983 में दूरदर्शन को चालू कर दिया, रोहिणी लेकर गया था। उसके बाद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड। अब जो सेकेंड था उसका नाम था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ASLV, जो कि 180 kg तक ले जा सकता था रॉकेट को। फिर आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। आप जब भी देखते होंगे सैटेलाइट लॉन्च में, अगर हल्की से आपकी रुचि होगी, न्यूज वगैरह दिखते होंगे तो आप सुनते होंगे PSLV, ये नाम सुना आपको लगता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये 1860 kg तक ले जा सकता है, सोचिए 180 से 1860। फिर आता है जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी GSLV, ठीक है, ये 2200 kg तक ले जा सकता है। और अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो PSLV और GSLV, ये दोनों यूज कर रहे हैं। वो सब काफ़ी पुराने हो गए, बहुत कम वेट को ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो है, PSLV और GSLV। इस व्हीकल की भी एक स्टोरी है, ठीक है। अब देखो ये व्हीकल है तो इसको ले जाने के लिए हमें इंजन चाहिए था, ठीक है ना। तो काइग्रोनिक इंजन हमें चाहिए था, ठीक है ना। कौन सा इंजन, काइग्रोनिक इंजन। तो काइग्रोनिक इंजन के लिए 1986 में जब इंडिया ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी शेयर करने को कहा तो अमेरिका ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एटम बम के बारे में बात करना चालू कर दिया तो उसने हम पे सेंसर लगा दिया। उनको डर था कि हम एटम बम न बना ले इससे, ठीक है ना, इसी इंजन को एटम बम में नहीं इस्तेमाल कर ले। खैर, तो उन्होंने मना कर दिया। और रसिया पर भी एक दबाव था उस समय कि हम, मतलब कि अगर दे दिया जाए तो उन्हें भी वर्ल्ड कम्युनिटी से हटा दिया जाता। तो उसने हमें टेक्नोलॉजी तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें 7 इंजन जरूर दे दिए। अब देखिए, अगर हमको टीवी बनाना है और कोई आपको टीवी दे दे और उस टीवी को आप खोल खाल कर पूरे उसके चीज़ों को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, वो देना और उससे खुद ही सीखना। अब इंडिया ने क्या किया, इस 7 इंजन का ऑब्जर्वेशन चालू किया, स्टडी चालू किया और बहुत ही परिश्रम के बाद 2014 में अपना इंजन बनाकर रेडी कर दिया। अब हमें किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जिस अमेरिका ने हमें क्या किया था, इंजन देने से मना किया था, हमने खुद ही वो इंजन बना लिया। और उस इंडिया ने 2017 में 104 सैटेलाइट को एक ही साथ स्पेस में पहुंचाकर इतिहास रच दिया। भाई साहब, क्या गजब का मोमेंट था। इससे पहले रूस ने 37 सैटेलाइट को एक साथ भेजकर रिकॉर्ड बनाया था और हमने उसे तोड़ दिया। इसमें 3 भारत के रॉकेट थे, 96 अमेरिका के थे, 96। अब देखो, जिस अमेरिका ने हमें इंजन देने से मना किया था आप देख सकते हो 2017 में हमने उसी अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च किया। एक इजराइल का था, एक नीदरलैंड का था, एक स्विट्जरलैंड का था और एक UAE का था। पूरी दुनिया ने भाई साहब जम के तारीफ की, पूरी दुनिया ने तारीफ की। आप देख सकते होंगे, कुछ मैं वीडियो पार्ट दिखाता हूँ, देखिए और पता कीजिए कि दुनिया में हम लोगों ने कैसे इसके तहलका मचा दिया। आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो को देखिए। US President Donald Trump's nominee to be the Director of National Intelligence, Dan Coats, has said he was shocked to know that India successfully launched over 100 satellites in one go, many of them American. He said the US can't afford to be seen lagging behind. I was shocked the other day to read that the nation of India, on one rocket launched, deposited more than 100 satellites in space. They may be small in size with different functions and so forth, but one rocket can send up, I think it was 111
platforms. Now, India's space agency has released some amazing footage of the way satellites are put up into space. A record 104 satellites went into orbit on Wednesday. The number broke the previous record that was held by Russia. Now, if we can see these pictures, it only took 30 minutes to eject them from orbit. There we go, the satellites are being... अब आता है इसरो का वो दौर जिसने अब दुनिया से लेना नहीं, दुनिया को देना चालू किया। ठीक है, अब इसरो ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा मिशन रखा। 1984 में इंडिया ने अपना पहला मैन मिशन सोवियत यूनियन की मदद से मिलकर पूरा किया, जिसमें एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले कॉस्मोनॉट्स बने जिन्होंने मून पर गए। किसकी मदद से? सोवियत यूनियन की मदद से। और इंडिया ने अपना मिशन भेजा। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा द्वारा कुछ बातचीत का मैं आपको अंश सुनाना चाहता हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल समझ जाओगे कि कितना प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ज़मीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। फिर 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान भेजा, जो पहली बार में, शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, चांद पर पानी के बारे में सबसे पहले सबूत इसरो के चंद्रयान ने ही दिया था। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा, हम जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान ने ही बताया था कि पानी पे चांद पे सबसे पहले क्या है, पानी के सबूत मिले हैं। जिसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया। ठीक है, ये एक दुखद घटना है कि चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग के वक्त हमारा संपर्क टूट गया और वो लैंड ना हो पाया, लेकिन उसका 95% जो प्रोस्पेक्टिव था हम लोगों ने उसे पूरा कर लिया था। खैर, ये चंद्रयान 2 में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपना पूरा इमोशन, अपना पूरा वक्त, अपना सब कुछ लगाया था उस मिशन के लिए। उसका आप अंदाज़ा केवल इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि भाई साहब क्या बीता होगा उस पर, जब वो मतलब कि वो लैंड नहीं कर पाया होगा। तो ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पर हम लोग हारे नहीं। अब हमारे जो इसरो है वो बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 3, गगनयान,
वीनस पे जाना, जुपिटर पे जाना, सन पे जाना, ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और दुनिया की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, दुनिया हमारी एक्यूरेसी को इतनी ज़्यादा मानती है, हम लोग इतना सस्ता मिशन करते हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों की वैल्यूएबल है कि पूरी दुनिया हमसे सेटेलाइट लॉन्च करवाने आती है। और ऐसा नहीं कि इसरो केवल गवाह ही रहा है, वो इसरो ने 2016 से 2019 तक इसरो की कमर्शियल यूनिट ने 6,290 करोड़ रुपया कमाकर गवर्नमेंट को दिए। आप समझ सकते हो, अब हम लोग कमा रहे हैं बहुत। मैंने आपको बोला था कि स्पेस मिशन केवल गंवाने के नहीं, कमाने के मिशन में काम आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग किस हद तक पूरी दुनिया को अपने स्पेस मिशन के, अपने इसरो के पावर दिखाने में सक्षम है। ठीक है, इसका आप अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, 2012 का वो दौर जब मंगलयान भेजा गया, भारत पहला ऐसा देश था जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद को मंगल पे भेज दिया। नासा के मिशन में जितना पैसा लगा था उसका 1/10, मतलब 1/10वें भाग में हम लोगों ने उतना कम पैसा खर्च करके हमने क्या किया, उसको मंगल तक भेज दिया। पूरी दुनिया ने हमारा वाह वाह किया, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, चाइना, अब जिस कंट्री में जाओ पूरी दुनिया ने कहा कि वाह इंडिया वाह। और अब इसका अंदाज आप इस वीडियो क्लिप से लगाइए, देखिएगा प्लीज, और पता कीजिए कि कैसे पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा। Reaction in India to the country's first spacecraft bound for Mars has been generally positive. Residents in New Delhi expressed optimism regarding the mission and what it might accomplish. India has successfully put a satellite into orbit around Mars. Despite costing just a tenth of a similar NASA project, scientists have described the mission as flawless. The satellite has साहब, थोड़ी सी बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें। हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। आज मैं सुबह टीवी पर देख रही थी, इंडिया ने खलाई मिशन मंगलयान में कामयाबी हासिल की है। मरीख में के मदार में दाखिल होने वाला पहला ये मुल्क बन गया है। 4.5 अरब डॉलर की लागत का इनका मंसूबा था। एप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये 4.5 बिलियन हैं, डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम, आपको पता है ना, हम आप अरबों खरबों से तो हमारे यहाँ बात ही काम नहीं होती ना, माल जो कमाने होते हैं। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया, मैं भी उसको रीट्वीट भी करूंगा इस शो के बाद। वो कहते हैं कि भारत की जो टोटल कास्ट है ये इस पे मिशन पे वो 4.5 बिलियन रुपीज है। हमारे यहाँ 27 किलोमीटर की यहाँ पे मेट्रो बनती है, 60 अरब रुपए के करीब खर्चा आता है उस पर। जरा नोट फरमाइए, इंडियंस ने यहां से अपने मार्स तक गए हैं सिर्फ। तो इसरो ने जितने कम संसाधन में और जिस विकट परिस्थितियों में खुद को एस्टेब्लिश किया, वो वाकई में काबिल तारीफ है, इंस्पिरेशन है, पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, सबके लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे आज एक साइकिल से हम लोग मंगल तक खुद को पहुंचाए। और इतनी प्रेस्टिजियस जो हमारे पास स्पेस एजेंसी है पूरी दुनिया में, उसमें हम लोग खुद को खड़ा कर पाए। एक बड़ी ही आखिरी में एक बहुत ही अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है, दुख ना हो तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, बड़े सवेरे तूफान थम जाते हैं जब आग लगा है सीने में। सैल्यूट इसरो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।